हेलो नमस्कार ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। और आप सभी को पता है कि लोक सेवा आयोग के सामने आंदोलन अभी भी जारी है और आंदोलन का परिणाम अभी भी कुछ आया नहीं है। जहाँ तक है कल तक में आ जाना चाहिए और सरकार भी हस्तक्षेप कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, तो उम्मीद है परिणाम नोटिस संबंधित कुछ न कुछ आ ही जाएगा। तो आप परिणाम चाहे जैसा भी हो अपनी तैयारी को बाधित मत होने दीजिए, तैयारी को कंटिन्यू करिए, क्योंकि तैयारी ही एक है जो आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो काफ़ी सारी बातें हो गई हैं, चलिए पढ़ाई की बातें कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक हमने लिया है आधुनिक भारतीय इतिहास, यानी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसको कवर करने जा रहे हैं। ये वैसे तो RO ARO UPPCS के लिए लिया गया है। अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं लाइक BPSC या अदर स्टेट या किसी भी एग्ज़ाम की, उसके लिए भी सफिशियंट होगा, क्योंकि हिस्ट्री बदलने वाला नहीं, स्टैटिक पोर्शन बदलता नहीं है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं इसकी रिगार्डिंग देख सकते हैं। अगर आप RO ARO UPPCS वाले हैं तब तो ये ज़रूर देखिए, आपके लिए रामबाण होने वाला है। चलिए, टारगेटेड क्लास है ये, 30 डेज़ का टारगेट रखेंगे, इसमें आपके GS और हिंदी को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप हमसे बने रहिए। चलिए टॉपिक पे चलते हैं बिना समय को देर किए हुए। आज का पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। अब देखिए, ऐसे सूची दे दिया जाएगा, सूची एक सूची दो, क्या कहा गया है? पांडिचेरी, गोवा, ट्रानकेबास, सद्रास, डच, फ्रेंच, पुर्तगीज, डेनिश। इसका मतलब क्या कहा गया है कि कहाँ पे किसका क्या था, आगमन था या आधिपत्य था। तो जो पांडिचेरी है, पांडिचेरी पे किसका था? फ्रेंच का था। और जो गोवा है, गोवा पे सब जानते हैं पुर्तगीज का था, यानी पुर्तगालियों का कहाँ पे था? गोवा में था। ये जो पांडिचेरी है, पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, और ट्रानकेबेस जो है, ये ट्रानकेबास जो है ये डेनिश का है, और सद्रास पे किसका अधिपत्य था? डच का था। यानी आप इसको मैचिंग आएगा तो मैचिंग मिला सकते हैं, A का 2, B का 3, C का 4, D का 1। कौन से विकल्प में दिया गया है? ए में, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? कहा गया है कि निम्न में से कौन सा पुर्तगाली यात्री नहीं था, बाकी सब पुर्तगाली ही आए थे। डुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी, फर्नाओ नुनीज। इसमें कहा गया है कि कौन सा पुर्तगाली यात्री नहीं था। हम सभी को पता है कि सबसे पहले पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पे आया था। तो उसके बाद पुर्तगालियों का आगमन धीरे धीरे होता गया, व्यापार के उद्देश्य से आए थे, बाद में यहाँ पे कब्जा कर लिया, उस सब बात की बात है। इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था। तो इसमें ये भी पुर्तगाल का था, ये भी पुर्तगाल का था, ये भी पुर्तगाल का था। जो पीटर मुंडी था ये पुर्तगाल का नहीं था, ये ब्रिटिश नागरिक था। किसका नागरिक था? पीटर, आप नाम से भी समझ सकते हैं, पीटर, एलेक्स, ये सब ब्रिटिश वाले नाम होते हैं। तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीटर मुंडी ब्रिटिश का नागरिक था, बाकी से सभी भारत आने वाले यात्री पुर्तगाली थे। देखिए, आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे जहाँ ज़रूरत होगा, और बेहिचक रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए, आपका पूरा का पूरा मॉडर्न एंशियंट मेडुअल सब तैयार करा देंगे। तीसरा देखिए, भारत में अंग्रेजों की सफलता था फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ निम्नलिखित निम्न कथनों में कौन सा सही है? कह रहा है कि कौन सा सफलता, भारत में अंग्रेजों की सफलता का फ्रांसीसियों की असफलता का कारण कौन था। यानी पहले तो आप जानते हैं कि अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, फ्रांस सभी अधिपत्य जमाना चाहा, लेकिन सबसे सक्सेस कौन हो पाए? अंग्रेज हो पाए। अंग्रेज क्यों हो पाए? उनके सफलता का कारण क्या था, और फ्रांसीसियों की असफलता का कारण क्या था, यही पूछा गया इसमें। तो क्या दिया गया है? विकल्प दिया गया है, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना। यानी कह रहा है कि अंग्रेज जब बंगाल पे विजय प्राप्त किए तो बंगाल से उन्हें बहुत ढेर सारा धन मिला और जनशक्ति यानी लोगों का शक्ति मिला। दूसरा क्या कह रहा है? अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। अब कह रहा है कि अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत थी। अब दोनों को कह रहा है कि कूट का मिला करके कूट का सही उत्तर चयन कीजिए, कि एक होगा कि दो होगा, ऐसे पूछा जाता है पेपर में, जानते हैं, एकदम डिट्टो पेपर टाइप का क्वेश्चन है। केवल एक, एक दो, दोनों एक और दो, ना तो एक ना दो। तो इसका दोनों हो जाएगा। क्यों दोनों हो जाएगा? विकल्प सी से ही हो जाएगा, क्योंकि
बंगाल विजय के बाद उन्होंने बहुत ढेर सारा धन इकट्ठा किया, धन प्राप्त कर लिए और जनशक्ति भी हासिल कर लिया। साथ ही साथ उनकी जो नैसैनिक ताकत थी वो बहुत मजबूत थी, फ्रांसीसियों की अपेक्षा काफ़ी मजबूत थी, फ्रांसीसियों की उतनी मजबूती नहीं थी। तो विकल्प 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आपके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? जो भारतवर्ष में वास्तविक संस्थापक पूछा जाए, जैसे ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो अगर साम्राज्य जैसे जानते हैं, ब्रिटिश हमारे यहाँ आ गए थे 1600 में, उनका ईस्ट इंडिया कंपनी का है 1608, 1600 सारी बातें हैं ये सब। लेकिन अगर पूछा जाए वास्तविक जैसे ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, वास्तविक स्थापना कब हुआ, तो वास्तविक स्थापना कब हुआ, प्लासी के युद्ध के बाद माना जाता है, 1757 के बाद। उसमें बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला को हराने वाला कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। तो विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है और इसने ही प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार ब्रिटिश साम्राज्य का एकदम न्यू मजबूती के साथ रखा था। तो कौन हो जाएगा? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। और इसी ने 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना किया। चलिए आगे देखते हैं। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवाश का युद्ध, पानीपत का युद्ध। तो सबसे ज़्यादा निर्णायक युद्ध कौन था जिसमें कि अंग्रेजों के प्रभुत्व को संस्थापित किया, स्थापित किया? तो प्लासी के बाद तो नींव पड़ता है, लेकिन प्लासी के बाद पूर्ण रूप से नींव पड़ जाता है, लेकिन एकदम निर्णायक यानी प्रभुत्व फुल एकदम कब्जा वाला स्थान कब आता है? बक्सर में आता है, यानी 1764 में, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। यानी हम सब जानते हैं बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, हम लिख नहीं पाएंगे पूरा यहाँ पे क्योंकि कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, आप सुन सकते हैं, मेरी बातों को सुनते हुए तैयार हो जाएगा। यानी 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त कर दिया। कौन कौन तीनों साथ में थे? मीर कासिम था साथ में, अवध के नवाब सुजाउद्दौला था और दिल्ली का सम्राट शाह आलम द्वितीय, यानी शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला और मीर कासिम, तीनों के संयुक्त सेनाओं को अंग्रेज़ों ने बक्सर के युद्ध में पराजित कर दिया। और इस युद्ध के उस समय कमान को किसके हाथ में था? हेक्टर मुनरो के हाथ में था, मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में था। और इसी युद्ध के परिणाम ने प्लासी के जो 1757 में युद्ध हुआ था उसके निर्णय पर पूर्ण रूप से मोहर लगा दिया। और फिर उसके बाद होता क्या है जानते हैं? भारत में अब अंग्रेज़ों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा था ही नहीं, यानी भारत पे अंग्रेज़ों का सर्वाधिकार हो गया। यहाँ तक कि इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गया। पहले इलाहाबाद अंग्रेज़ों के अधिकार में नहीं था और दिल्ली का मार्ग भी खुल गया। तो यानी बक्सर का युद्ध जो था भारत इतिहास में निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ। और एक लेखक हैं P.E. रॉबर्ट्स, उन्होंने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेज़ों की प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यानी उन्होंने कहा था कि जो प्लासी की अपेक्षा बक्सर को ही उपयुक्त मानना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं 6वां नंबर। मुग़ल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? यानी मुर्शिद कुली खां, सरफराज खां, सुजाउद्दीन मोहम्मद खां, अलीवर्दी खां। तो मुग़ल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार आपका था मुर्शिद कुली खां। कौन था? मुर्शिद कुली खां, यानी विकल्प ए सही है। और मुग़ल सम्राट फारुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का गवर्नर, सूबेदार को गवर्नर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गवर्नर कहा जाता था, मतलब बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। चलिए डिटेल में देख लेते हैं कुछ इसको। यानी मुग़ल सम्राट फारुखसियर द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। अब मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्राप्त की गई।
अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां ही था, न कि उसका दामाद नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसको ही माना जाएगा, क्योंकि उसके मृत्यु के बाद दामाद को उसने नियुक्त किया था, तो इससे नहीं माना जाएगा। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1761 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1760 में, 1767 ईस्वी में। अभी हम प्लासी के युद्ध में चर्चा किए थे कि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ, जिसके बाद जिस ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना हुआ, यानी भारत पश्चिम ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक प्लासी के युद्ध के बाद लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को ही माना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी 1757 में, यानी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। किसको पराजित किया था? सिराजुद्दौला को। किसको? सिराजुद्दौला को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लासी का देख लीजिए, डिटेल में कुछ चीज़ें हमने दिया है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे हम मेंशन कर दिए हैं। प्लासी वर्तमान नाम पलासी है, इसका प्रेजेंट टाइम नाम पलासी है। इसका युद्ध पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। यानी जो इसका युद्ध है वो पश्चिम बंगाल में हुआ था। 23 जून 1757 को प्रसिद्ध युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना को हराया था। 23 जून 1757 याद कर लीजिए, क्योंकि क्रोनोलॉजी आता है, डेट वाइज मेंशन करने के लिए आता है, मिलान करने के लिए, तो डेट याद रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था फारुखसियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला। तो हम सभी जानते हैं ब्रिटिश शासक आते हैं, उसके बाद उनके पास कुछ अधिकार था नहीं, तो मुग़ल शासक थे उस टाइम, तो उनसे अधिकार लेते गए, पत्र लेते गए, उसी माध्यम से व्यापार करते गए। इसमें क्या कहा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार किसने दिया था? तो ये शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय, यानी विकल्प सी। अब इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765, इलाहाबाद दूसरी संधि 1765 अगस्त में हुआ था। शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया था, उससे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद था कड़ा का जो भी क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे वह शाह आलम को मिल गए थे। और 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी थी। चलिए देख लेते हैं डिटेल में इसको। यानी इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार पूछा जाता है कि इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी? अगस्त 1765 में। शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया, उसे इलाहाबाद में रखा गया। यानी जब अंग्रेज शाह आलम को अपने संरक्षण में ले लिए, उसे इलाहाबाद में रखे थे। अब इलाहाबाद तथा कड़ा कौशाम्बी में आता है, यानी इलाहाबाद कड़ा का संयुक्त क्षेत्र माना जाता था। अब तो कौशाम्बी अलग जिला है, जानते ही हैं आप। तो इलाहाबाद था कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे, वही सब शाह आलम को दे दिए, अंग्रेज दे दिए। और 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान द्वारा, यहाँ पे ना नहीं होगा, फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे और चीज़ें, कंटेंट काफ़ी हेल्पफुल हैं, रिलेवेंट हैं, एग्जाम के दृष्टि से बनाया गया है, तो आप देखते रहिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कह रहा है। क्या दिया गया है? इलाहाबाद की संधि, एक्सला चैपल की संधि, ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार, डुप्ले की पदच्युत। कह रहा है कि इलाहाबाद, देखिए इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? ये पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं और बार बार पूछे जाते हैं। इलाहाबाद की संधि भी पढ़ा, दूसरी संधि, पहली संधि भी हुई थी 1765 में, आप जानते हैं 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। जो एक्सला चैपल की संधि है ये 1748 में हुई थी। कब हुई थी? 1748 में हुई थी। और ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार कब किया गया था? 1746 में किया गया था। डुप्ले को पदच्युत कब किया गया था? 1754 में किया गया था। यानी डी का 1 मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिखे नहीं, समझा दिए हैं समझाने की दृष्टि से। इलाहाबाद 1765, एक्सला चैपल पूछा जाए तो 1748, और ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार 1746, डुप्ले को पदच्युत 1754 में। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं।
वीडियो अगर एक बार में समझ में आए दोबारा देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल है। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? खड़क सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह, दलीप सिंह। देखिए सिख के बारे में क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं और काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इसको आप जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके रिगार्डिंग हम स्पेशल वीडियो भी बना देंगे आगे आने वाले टाइम में। तो दलीप सिंह कौन था? दलीप सिंह, यानी अंतिम राजा कौन था? दलीप सिंह था। और सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? दलीप सिंह थे। अब इनका शासन चला था 1843 से 1849 ईस्वी तक। चलिए आगे देखते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तृतीय सर जॉन शोर से, लॉर्ड वेलेजेली से, लॉर्ड हेस्टिंग्स से, लॉर्ड कॉर्नवालिस से। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। किससे संबंधित है? लॉर्ड हेस्टिंग्स से, यानी विकल्प सी सही है। यानी जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 1818, 1817 से 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। इसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं किरकी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 में अंग्रेजों के समक्ष समर्पण कर दिया था। कौन सा समर्पण किए थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ही था। यानी पूछा जा सकता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? लॉर्ड हेस्टिंग्स और पेशवा बाजीराव द्वितीय से संबंधित। कब हुआ था? 1818 में, फरवरी 1818 में, यानी 1817 से लेकर 1818 तक चला था। इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा, मैसूर, ये सब पेपर बहुत आते हैं, आप देख लीजिएगा। इनसे क्वेश्चंस आगे हमने लिए भी हैं। यहाँ हमने डिटेल में लिखा है क्योंकि हम लिख नहीं सकते क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं किरकी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के समक्ष समर्पण कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस वर्ष प्रयागराज, यानी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जानते ही हैं, किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? जो प्रयागराज का किला है आप सब जानते हैं। अगर जो वहाँ के हैं वो प्रयागराज के जो हैं यहाँ के वो तो जानते ही हैं। संगम के किनारे वाला जो किला है, यमुना जी के किनारे वाला, जो नहीं जानते वो भी सुने ही होंगे। 1790 में, 1792 में, 1796 में, 1797 में। तो प्रयागराज के किले पे अंग्रेजों का अधिकार 1797 में हुआ था। कब हुआ था? 1797 ईस्वी में। उस समय अवध के नवाब सादत अली ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज का जो किला था अंग्रेजों को सौंप दिया था। कौन था उस समय? नवाब अवध का सादत अली। उसने क्या किया था? अंग्रेजों को सौंप दिया था। 1797 में अंग्रेजों को सौंप दिया था। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? 1853 में, 1854 में, 1855 में, 1856 में। तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय, देखिए अवध का विलय पूछ सकता है आपसे, सतारा का पूछ सकता है, जैतपुर का पूछ सकता है, बघाट का पूछ सकता है, उदयपुर का पूछ सकता है, झांसी का पूछ सकता है, नागपुर का, करौली का। इनसे सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनका विलय देखिए लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के माध्यम से विलय किया था। चलिए हम इसको डिटेल में बता भी देते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? तो 1856 में हुआ था। कब हुआ था? 1856 में। ये पिछली बार आर में पूछा गया क्वेश्चन था कि जैतपुर वाला आया था, मैं सबको बता दे रहा हूँ। 1856 में किसका हुआ था? अवध का विलय हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 56 ईस्वी में अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर फरवरी 1856 में अवध का अंग्रेज राज में विलय कर लिया। क्या करता था उस समय? अंग्रेज इतना हावी थे, पहले तो ऐसे हथियाते थे, फिर बाद में कुशासन का आरोप लगाकर हड़प नीति लाया था। हड़प नीति लाने वाला कौन था? डॉक्ट्रिन थ्योरी जिसे बोलते हैं, लॉर्ड डलहौजी था। और डलहौजी जिसे व्यवगत सिद्धांत भी बोलते हैं, डॉक्ट्रिन थ्योरी भी बोलते हैं, हड़प नीति भी बोलते हैं। इसके द्वारा अवध के अलावा कई अन्य प्रदेश को भी विलय कर लिया गया था। कौन कौन थे? देख लीजिए। सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर संभलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1854 में, नागपुर 1854 में, करौली 1855 में, अवध जानते ही हैं
1856 में। इसका एक ट्रिक है, सजस सजस बहुझाना, सजस बहुझाना। स यानी 17 1848 में, 48 से 56 के बीच विलय हुआ था, याद कर लीजिए। ज यानी जैतपुर 1849 में, स यानी संभलपुर 1849 में। सजस, स यानी 17, ज यानी जैतपुर, स यानी संभल। बहुझाना, ब यानी भगाठ 1850 में, उ यानी उदयपुर 1852 में, झा यानी झांसी 1854 में, ना यानी नागपुर 1854 में। सजस बहुझाना करौली अवध, करौली 1855 में, अवध 1856 में। फिर से सुन लीजिए मेरे साथ, स बहुझाना करौली अवध, सजस बहुझाना करौली अवध, सजस बहुझाना करौली अवध। ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यवगत सिद्धांत के तहत अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया था इनका। इससे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, दे देगा क्रम मिलाने को कि पहले किसका विलय हुआ था, झांसी दे देगा, 17 दे देगा, और कहेगा कि सीरियल से मिलाइए, आर्डर से। तो आप सजस बहुझाना करौली अवध याद रहेगा तो आप मिला सकते हैं कि 1848 में, 1849 में, 50 में, 52 में, 54 में, 54 में, 55 में, 56 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को शेयर कर दीजिए, और अगर स्पीड की समस्या हो तो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? राजा टिकैत राय नवाब आशफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे, यानी जिसे अब वित्त मंत्रालय बोलते हैं, वित्त मंत्री बोलते हैं। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। अब देखिए, कूट वाले क्वेश्चन आप सब जानते हैं बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और आने वाले टाइम में और ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो कोशिश ये करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। इससे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ये जो गलत होने वाला आदत है, यह गलत नहीं होगा। तो इसमें दिया रहेगा, क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए, केवल एक, एक और दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों, यानी नवाब आशफुद्दौला अर्थमंत्री थे, बिल्कुल सही थे। नवाब आशफुद्दौला अर्थमंत्री थे, कथन एक सही है, जानते ही हैं। अब अवध के नवाब के राज्य में हिंदू अधिकारियों को, कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। हाँ, उच्च स्थान प्राप्त किया गया था, क्योंकि उदाहरण तो देख सकते हैं, आशफुद्दौला के दीवान राजा टिकैत राय और राजा झाऊलाल एवं नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री और सेना नायक राजा नवल राय आदि हिंदू जात के ही थे। तो कह सकते हैं विकल्प एक और दो दोनों सही है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय, बर्मा का विलय। देखिए, अंग्रेज़ों ने इतना ऐसा कूटनीति अपनाया कि पहले कुछ कुशासन का नीति लगाकर विलय किया, और जिसका कोई वंश नहीं था, जैसे झांसी मान लीजिए, व्यवगत सिद्धांत में जानते हैं, अभी मैंने बताया सजस बहुझाना करौली अवध, उसके अकॉर्डिंग किया, लड़ के किया, झगड़ के किया, कंट्रोल करके किया, किसी न किसी तरीके से अंग्रेजी राज्य में विलय किया ही। अब इसका आर्डर मिलाने के लिए आता है। देखिए आगे क्या कह रहा है, देख लीजिए। आगे विकल्प में आर्डर कहने के लिए आएगा, हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखें क्योंकि एक बार में पूरा आ नहीं पा रहा था इसमें। तो सिक्किम का विलय, सिक्किम का विलय जानते हैं कब हुआ था? 1850 में। 1800, वो जो मैंने बताया व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत था, ये व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है। झांसी का विलय व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत है, आप जानते ही हैं, 1854 में, अभी कुछ देर पहले ही पढ़ाया हमने। जो पंजाब का विलय था, पंजाब का विलय आपका 1849 में। कब हुआ था? 1849 में। और जो बर्मा का विलय है आपका 1853 में। कब हुआ था? 1853 में। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा भी है हमने, सिक्किम 1850 में, पंजाब 1849 में, बर्मा 1853, झांसी 1854। तो आप इसको मिला सकते हैं कि जो पहले कौन आएगा, पहले आपका आएगा पंजाब आएगा। क्यों पंजाब आएगा? क्योंकि 1849 है ये। उसके बाद आपका पंजाब के बाद क्या आएगा आपका? सिक्किम आएगा, क्योंकि 1850 है। उसके बाद बर्मा आएगा, 1853 है। उसके बाद झांसी आएगा। यानी अगर मिलान कहा जाए तो 3-1-4-2, 3-1-4-2। 1850 में सिक्किम का आंशिक क्षेत्र, यानी जो थोड़े बहुत क्षेत्र थे, जैसे दार्जिलिंग और तराई का कुछ भाग, ब्रिटिश भारत में विलय हुआ था। उसी तरह प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जब हुआ था, द्वारा 1826 में हुआ था, असम, मणिपुर, कछार
अराकन प्रांत आज क्षेत्रों का ब्रिटिश भारत में विलय हो गया था। पूछा जाता है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1826 में हुआ था। और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1853 में पेगू का विलय कर लिया गया था। किसका? पेगू का। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध द्वारा संपूर्ण बर्मा का विलय भारत में कर लिया गया था। पहले भारत में कर लिया गया था, बाद में जानते हैं बर्मा को 1935 शासन अधिनियम से 1937 में अलग भी कर लिया गया, आप जानते ही हैं ये थी। तो अगर देखा जाए सिक्किम का आंशिक विलय 1850 था। बर्मा का पेगू विलय के अनुसार मानने का सटीक उत्तर पी मतलब वही होगा जो हम बताएं अभी। चलिए आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। अब इनका मिलान करने के लिए आया है कि कब कौन सा युद्ध हुआ था, कब कौन सा युद्ध हुआ था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-1784 हुआ था। कब हुआ था? 1780-1784। और द्वितीय आंग्ल मतलब अंग्रेज और मैसूर का जो युद्ध हुआ था 80-84 के बीच हुआ था। और फ्रांसीसियों अंग्रेज़ों के मध्य जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1750 से 1754। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805, 1803 से 1805। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1878 से 1880। ये युद्ध हुए थे। हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसका PDF टेलीग्राम से प्राप्त भी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसी सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1800 विलियम बेंटिक होना चाहिए 1829 का 17वां रेगुलेशन। अब कह रहा है कौन सी इस घटना में कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा नहीं कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा नहीं। तो हम सब जानते हैं, देखिए जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है स्थायी बंदोबस्त से है, ये बिल्कुल सही है। इसमें गलत पूछा है। देखिए पेपर यहाँ पे अटेम्प्ट करते समय नहीं ज़रूर देख लिया करिए। क्या कई बार क्या होता है हम नहीं देखते हैं और पढ़ के डायरेक्ट कर देते हैं, जिससे हमारे क्वेश्चंस आते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो एक्यूरेसी के साथ सावधानी बरतते हुए हल करना है, सॉल्व करना है। तो कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त लाया था, बिल्कुल सही है। वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली अपनाई थी या दिया था, बिल्कुल सही है। और आगे क्या है आपका? लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन, ये भी सही है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये सही नहीं है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके संपर्क में हुआ था? लॉर्ड वेलेस्ली में हुआ था। किसमें? लॉर्ड वेलेस्ली में। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? सही नहीं है, तो विकल्प सी सही नहीं है। क्योंकि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ, अभी कुछ देर पहले ही किए थे। और उस समय क्या था? लॉर्ड वेलेस्ली का काल था। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। देखिए भी कुछ देर पहले किए थे। 1817 से 1818 ईस्वी में मराठा और आंग्ल के बीच युद्ध हुआ था, उसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, आप जानते ही हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी के बीच लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ था। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में तृतीय यानी अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1817 से 1818 के बीच हुआ था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की पराजय के पश्चात हेस्टिंग्स ने पेशवा की गद्दी समाप्त कर दी तथा पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बम्बई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया गया था। और साथ ही साथ कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा और संपूर्ण भारत पे जो बचे हुए भारत पे जहाँ पर उनका कब्जा नहीं था, राजनीतिक अधिकार कर लिया। इसलिए अन्य जो तीनों हैं वो सही थे, जानते ही हैं। 20 नंबर देखते हैं। अगर स्पीड की समस्या हो तो आप बढ़ा सकते हैं, फिलहाल हम रिदम में चल रहे हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वारन हेस्टिंग्स का बंगाल का गवर्नर बनना। देखिए कालक्रम पूछा जाता है। तो जो क्लाइव का पुनः भारत में आगमन कब हुआ था? क्लाइव का भारत में आगमन हुआ 1765 में। कब हुआ था? 1765 में। और इलाहाबाद की संधि भी अगस्त 1765 में हुई थी। बक्सर का युद्ध 1764 में। और वारेन हेस्टिंग्स का बंगाल का गवर्नर कब बना था? 1772 में। और बंगाल का गवर्नर जनरल अगर पूछ लिया जाए तो 1774 में, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल का अधिकार दे दिया गया।
आप जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पे बंगाल का सिर्फ गवर्नर कहा है, इस जो 1772 होगा। यहीं गवर्नर जनरल हो जाता तो 1774 हो जाता। तो आप जानते ही हैं, बक्सर का युद्ध 1764 हुआ था, 22 अक्टूबर। और क्लाइव का भारत में आगमन 1765 में, इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 में, और वारेन हेस्टिंग्स का गवर्नर 1772 में बना था, और बंगाल का गवर्नर जनरल अगर दे दिया जाए 1774 में। आई होप आपकी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? यहाँ पे तो उत्तर दिख ही रहा है, आप कर ही लेंगे 40%। इसमें कुछ खास नहीं, रटने वाली चीज़ें हैं, इसमें कुछ समझने की बात नहीं। 40% केंद्रीय राजस्व पे यानी सेंट्रल पे रेवेन्यू, मतलब टैक्स कितना था, रेवेन्यू कितना व्यय होता था, खर्च होता था, 40% टैक्स कह रहा हूँ। 22 नंबर देखते हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? अब क्या कह रहा है? कंपनी बहादुर की शान और शौकत। देखिए की टर्म्स याद करिए, बाकी चीज़ें मत पढ़िए। कंपनी बहादुर का शान और शौकत, कोतवाल, दरोगा, अमला, जमींदार। तो किसे कहा जाता था? दरोगा को। आप भी जानते हैं, कहते हैं यार यूपी का दरोगा बहुत हाई है, दरोगा का चलता है, दरोगा बन जाओ बस बाकी सब सही है। तो यह दरोगा का उस समय भी बोलबाला था, आज भी बोलबाला है। तो कंपनी बहादुर की शान और शौकत किसे कहा जाता था? दरोगा, यानी विकल्प बी सही है। यानी उस समय 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्यों से अलग कर प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील के क्षेत्र में थाना स्थापित किया था, तथा दरोगा नामक पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की। सब किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। पुलिस व्यवस्था दरोगा वाला, इसी से ध्यान दे लीजिए, पुलिस व्यवस्था थाना स्थापित करने वाला कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और दरोगा की नियुक्ति एवं पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा ही किया जाता था। साथ ही किसान दरोगा को कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतीक मानते थे। यानी कंपनी बहादुर की शान और शौकत का रिप्रेजेंटेटिव किसे मानते थे? दरोगा को मानते थे। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अब जैसे जानते हैं कि देखिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए विद्रोह से क्वेश्चन हर बार आते हैं। 1857 की क्रांति से इसे बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन जो बनारस विद्रोह हुआ था ये 1857 की क्रांति के पहले ही हुआ था। कब हुआ था? 1781 ईस्वी में हुआ था। शुजाउद्दौला, अशफुद्दौला, राजा चेत सिंह, राजा महीप नारायण सिंह। तो बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा चेत सिंह। राजा चेत सिंह ने नेतृत्व किए थे। उसमें गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। उसे ऐसे छक्के छुड़ा दिए राजा चेत सिंह, उसे भागकर चुनार के किले में शरण लेना पड़ा। चुनार मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आप जानते ही होंगे। बनारस का विद्रोह राजा चेत सिंह द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया था। इस विद्रोह में तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने सैनिक के साथ चुनार में शरण लिया था भाग करके। कि आगे देखते हैं 24 नंबर। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा कर दिया गया था? कब कर दिया गया था? जब वो भ्रमण के लिए गए थे, यानी घूमने गए थे। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो। तो हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ की क्रांति मशहूर क्रांति है। चाहे 1857 के बाद से क्रांति में नई परिवर्तन आई, नई दिशा आई, तो उसी के बाद का ये हत्या है, लॉर्ड मेयो ने किया था। कि वो लॉर्ड मेयो का कर दिया गया था। लॉर्ड मेयो का कर दिया गया था। कब किया गया? लॉर्ड मेयो का शासनकाल पूछ सकता है, कब से कब तक था? 1869 से 1872 तक था। उसकी हत्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण के दौरान शेर अली नामक पठान द्वारा कर दी गई थी। और मेयो प्रथम वायसराय था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी, यानी उसके कार्यकाल में हत्या कर दी गई, प्रथम था। चलिए आगे चलते हैं। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग। तो प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट ये किसके कार्यकाल में पारित हुआ था? ये हुआ था आपके लॉर्ड कर्जन के। किसके? लॉर्ड कर्जन के। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, आप जानते ही हैं। यानी कब हुआ था? 1904 में लॉर्ड कर्जन ने पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत के लिए ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि को एलोकेट यानी आवंटन किया था। और इस कार्य के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एकीकृत एवं केंद्रीय स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया था। यानी जॉन मार्शल को डायरेक्टर नियुक्त किया था। कौन किया था? लॉर्ड कर्जन। उसी ने बंगाल विभाजन भी किया था।
फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई थी लॉर्ड कर्जन द्वारा, अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड मिंटो द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। फूट डालो राज करो, ये नीति किसने अपनाई थी? देखिए, लॉर्ड कर्जन भी फूट डालो राज करो का नीति किया था, बंगाल विभाजन किया था, और लॉर्ड मिंटो ने भी। अब दोनों कैसे किए थे फूट डालो राज करो की नीति? यहाँ पे दोनों विकल्प सही हो जाएगा अगर, लेकिन सबसे अगर एक विकल्प चुनना हो तो लॉर्ड कर्जन चुनिएगा, अगर दोनों ए एंड बी दोनों हो जाएगा। मिंटो ने कैसे किया था? मिंटो ने क्या किया था, पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित कर दिया गया था, और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई थी। इस नीति के ही कारण उसने 1905 में बंगाल विभाजन किया था, और बंग भंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था। ऐसा कि उसने दावा किया था कि प्रशासन की सुविधा के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ था वो नहीं। बस इसका उद्देश्य तो स्पष्ट उद्देश्य था। पहला था कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का उद्देश्य था, दूसरा था नवजागृत बंगाल को चोट पहुंचाना, जो बंगाल में क्रांति की विद्रोह की चेतना उत्पन्न हो रही थी उसको चोट पहुंचाना था, उसको दबाना था। और बाकी लॉर्ड मिंटो ने भी पृथक निर्वाचक प्रणाली वाला मुस्लिमों को अलग करने का अधिकार किया था। तो फूट डालो राज करो की नीति दोनों ने अपनाई थी, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो दोनों ने। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश भारत था तो उस समय राजधानी क्या था? कलकत्ता था, बाद में दिल्ली कर दिया गया। तो लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रेडिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में कलकत्ता से राजधानी कहाँ की गई? दिल्ली की गई। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण कर दिया गया, और लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था। पूछा जाता है कि दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन कब किया गया था? 1911 में किया गया था। और उस समय कौन कौन आए थे? तो वहाँ के सम्राट जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के और महारानी मेरी आए थे। और इसी आयोजन में यानी दिल्ली दरबार, जो दिल्ली दरबार द्वितीय के नाम से जाना जाता है, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 वाला, 1911 में से रद्द कर दिया गया, और कलकत्ता से दिल्ली की राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की गई। यानी 1911 में दिल्ली राजधानी घोषित हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। जो रैयतवाड़ी है आपका, ये मद्रास और बम्बई दोनों जगह हुआ था। अब जान लीजिए, जो स्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भूमि राजस्व वसूली हेतु लागू करने के लिए दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। आप जानते हैं तो अस्थायी बंदोबस्त आपने पढ़ा ही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस वाला। उसके बाद दूसरी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? टॉमस मुनरो था। कौन था? टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ये दोनों थे। इन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल के क्षेत्र में लागू किया था। तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में लागू किया। उसके बाद इन्होंने मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से साथ ही साथ पूर्वी बंगाल, असम आदि में लागू कर दिया। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मलिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए। यानी जो रैयत थे वो भूमि के मलिकाना और कब्जादारी का अधिकार प्राप्त कर लिए, और प्रत्यक्षतः सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। यानी जो भी भू राजस्व यानी टैक्स मिलेगा वो सरकार को देने के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। साथ ही इस व्यवस्था से कृषक भूमि स्वामित्व की स्थापना हो गई। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का लगभग 51% हिस्सा, कितना? 51% हिस्सा, 51% हिस्सा शामिल होकर दिया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी। यानी कोई प्रेम से लगान नहीं लिया जाता, जबरदस्ती लिया जाता था। तथा परिणाम यह हुआ, कृषि महाजनों के चंगुल में फंसता चला गया। यानी जो बलीन थे, बलिष्ठ थे, उनके अंदर फंसता गया, और कालांतर में महाजन और किसानों के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण बन गया। यानी बाद में किसानों और महाजनों के बीच संघर्ष का कारण यही रैयतवाड़ी व्यवस्था बन गया। चलिए आगे देखते हैं। 29 नंबर, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय। तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी।
थोड़ा खांसी आ रहा है, सर्दी हो गया है। बहिर्गमन की जो राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य है जो भारत से धन संपत्ति और माल का इंग्लैंड में हस्तांतरण था। यानी दादा भाई नौरोजी ने निष्कासन का सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि जो भारत से हमारे बहिर्गमन की राष्ट्रवादी परिभाषा है, इसके तहत जो धन संपत्ति और जो माल था वो इंग्लैंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। इसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिलाभ नहीं होता था। यानी भारत से सब लेकर जाते थे, लेकिन भारत को कुछ मिलता नहीं था। इस प्रकार भारतीय दृष्टिकोण से बहिर्गमन का अर्थ था आयात की तुलना में अधिक निर्यात का होना। यानी आयात तो कम हो रहा है लेकिन निर्यात बहुत ज़्यादा हो रहा है। और दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत के सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने पुस्तक और लेखों में इंग्लैंड्स की ड्यूटीज़ टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो सिद्धांत दिया है, उन्होंने किस में दिया था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पूछा जाता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसका बुक है? दादा भाई नौरोजी का। और साथ ही साथ लिखा था उन्होंने द पॉइंट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। इसके अलावा उन्होंने लिखा था ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। इसके जरिए उन्होंने बताया कि अपवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कौन सा सिद्धांत का? अपवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और एक इनके अलावा एक और थे भारतीय नेता रमेश चंद्र दत्त। उन्होंने भी धन के बहिर्गमन सिद्धांत पे बल दिया और उनका एक पुस्तक था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उन्होंने भी यह विचार प्रस्तुत किया कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता है। यानी भारत से बाहर चला जाता है। और साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 ईस्वी में अपने कलकत्ता अधिवेशन में ऑफिशियली ये बात स्वीकार किया कि बहिर्गमन का सिद्धांत जो दिए थे दादा भाई नौरोजी और ये रमेश चंद्र दत्त, उसको स्वीकार कर लिया। और बताया कि कांग्रेस ने घोषणा किया कि देश में पड़ने वाले अकालों और लोगों की निर्धनता का कारण वर्षों से लगातार चला आ रहा धन का बहिर्गमन है, जो कि दादा भाई नौरोजी दिए थे। इनकी पुस्तक फेमस पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें ही उन्होंने सिद्धांत दिया था। दूसरा है इनका द पॉइंट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। तीसरा है ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। और इसके अलावा एक और लिखे हैं इंग्लैंड ड्यूटीज टू इंडिया। इतने सारे दादा भाई नौरोजी से हैं, पेपर में आने के पूरे चांस हैं। तो अगला नंबर देखते हैं, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? बीजी तिलक, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ। तो ये कार्ल मार्क्स, इसमें देखिए कुछ समझने वाली बात नहीं है, स्टेटिक इसको रटना पड़ेगा। यानी ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। इसलिए आगे बढ़ते हैं। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1835 ईस्वी में, 1837 में, 1839 में, 1841 में। तो असम में चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुआ था। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुआ। यह कंपनी 5 लाख रुपए की पूंजी पर बनी थी। 5 लाख की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी तथा नजीरा, असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। कहाँ पे था? नजीरा, असम में। नजीरा, असम में इसका मुख्यालय था। और असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है। सबसे पूछा जाए भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी कौन है? द असम कंपनी। ये कंपनी आज भी चालू है, अभी भी ये कंपनी चल रही है। ये डिटेल में इसको आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? देखिए एक ही वायसराय यहूदी हुआ है अब तक, बाकी यहूदी नहीं थे, क्रिश्चियंस थे, जानते ही हैं, और धर्म के थे, लेकिन यहूदी नहीं थे। तो उसमें कौन है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रेडिंग। तो ये कौन है आपके? लॉर्ड रेडिंग। जो लॉर्ड रेडिंग है ये आपका यहूदी था, बाकी यहूदी कोई नहीं थे। और लॉर्ड रेडिंग का कार्यकाल 1921 से 1926 तक था। इसके समय ही चौरी चौरा का घटना, स्वराज पार्टी का गठन, राउलेट एक्ट का निरसन, ये सब हुआ था। तो आज यहीं पे सेशन को एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। अगर आप UPPCS, RO BPSC या अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप ज़रूर चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम टारगेट लेके 30 डेज़ का टारगेट लेके
कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम आरओ के लिए और पीसीएस के लिए जीएस साथ ही साथ हिंदी को कवर करने जा रहे हैं। और अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाएं। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब बाय, आपका बाय बाय, गुड नाइट।